इलेक्ट्रिक फोर्स। Electric force is produced between charges. चार्ज और चार्जेस। चार्ज ऑब्जेक्ट पे रहता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पाया जाता है, प्रोटॉन पे चार्ज पाया जाता है। दो जगहों पे चार्ज पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब सवाल उठता है ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है क्या भैया? कलम तो है हमारे हाथ में, किताब हमारे सामने, चश्मा हमारे सामने है, बेंच है, टेबल कुर्सी दीवार सब मेरे सामने है, तो चार्ज कहाँ है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। चार्ज वही है इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे। अब ये कलम है, कलम को हम रगड़ देते हैं और कागज के टुकड़ा के पास ले जाते हैं तो कागज के टुकड़ा को अट्रैक्ट कर लेता है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। लेकिन कलम पर चार्ज कहाँ से आया? तो इसको ऐसे समझिए कि कोई भी पदार्थ बना है एटम से, छोटे छोटे पार्टिकल्स। कोई भी पदार्थ बना है एटम से, कलम हो, कॉपी हो, लकड़ी हो, धरती हो, पूरी धरती, आदमी का शरीर हो, पेड़ पौधों का शरीर हो, कोई भी जीव जंतु का शरीर हो, निर्जीव का शरीर हो, सब का सब बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। क्योंकि एटम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सबस्टेंस इज एटम एंड एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, जिसके कारण सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, जिसके कारण सभी पदार्थों में चार्ज भी मौजूद हैं। चाहे वो दीवार रहे, कपड़ा रहे, कागज रहे, कलम रहे, सब में चार्ज मौजूद है। प्लास्टिक, रबर, सब जगह चार्ज मौजूद है। सामान्य अवस्था में इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसको यदि हम ऐसे रगड़ दें तो इस पे भी चार्ज आ जाएगा और इस पे भी चार्ज आ जाएगा। क्यों? कि रगड़ने के क्रम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। कपड़ा पर से इलेक्ट्रॉन कलम पर चला जाएगा और कलम पर का इलेक्ट्रॉन कपड़ा पर चला जाएगा, जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और तब चार चार्ज के बीच एक फोर्स का प्रोडक्शन होता है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स लिख देता हूं, द फोर्स which is produced between charges, between electric charges is called an electric force। ये इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स के पास डायरेक्शनल नेचर नहीं है। फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स इज एट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स, बट इलेक्ट्रिक फोर्स हैज नो डायरेक्शनल नेचर। उधर मैग्नेट पर विचार कीजिए कि मैग्नेटिज्म है attractive force, magnetism has repulsive force, but magnetism has directional nature also। मैग्नेट के पास तीन नेचर है, attractive nature, repulsive nature and directional nature, but electric force has two natures, only attractive nature and repulsive nature. It has no directional nature। This is electric force। इलेक्ट्रिक
force is attractive as well as repulsive। ये अट्रैक्टिव भी है और ये रिपल्सिव भी है, और इसका प्रोडक्शन होता है चार्जेस के बीच। जब दो चार्जेस एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तब इलेक्ट्रिक फोर्स का प्रोडक्शन होता है। ये दो तरह के हैं। द फोर्सेस आर कैसे कैसे हैं? पहला, देयर इज attractive force between two unlike charges। अनलाइक चार्जेस के बीच एट्रैक्टिव फोर्स का प्रोडक्शन होता है। एंड सेकेंड है, देयर इज रिपल्सिव फोर्स between two like charges। दो लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सिव फोर्स का प्रोडक्शन होता है, और दो अनलाइक चार्जेस के बीच एट्रैक्टिव फोर्स का प्रोडक्शन होता है। चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव, तो एट्रैक्शन होगा। और एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन होगा। एक ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव है, तो भी रिपल्सन होगा। लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया तब एट्रैक्शन होगा। यानी एट्रैक्टिव फोर्स का प्रोडक्शन तब होगा जब एक नेगेटिव चार्ज का ऑब्जेक्ट दूसरा पॉजिटिव चार्ज का ऑब्जेक्ट नजदीक आएंगे तब। लेकिन रिपल्सिव फोर्स का प्रोडक्शन होगा दो पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट और टू नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स कम क्लोजर टू ईच अदर, देन रिपल्सिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। तो ये रिपल्सन का केस था और ये अट्रैक्शन का फोर्स था, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स पर हम लोग क्लास में भी विचार करेंगे लॉकडाउन के बाद। एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स electric force which is produced between two rest charges is or between a rest charge and an uncharged object is called the electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रेस्ट चार्जेस के बीच प्रोड्यूस होता है। एक नोट लिख देता हूं। The electric force is produced
between a charged body and an uncharged body also। एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी के बीच भी इलेक्ट्रिक फोर्स का प्रोडक्शन होता है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज के बारे में हम लोग फिर से पढ़ेंगे नेचुरल फेनोमेना। वहाँ चार्ज के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स, इसके बाद हमको आएगा न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बीच का डिफरेंस को फिर से हम लोग समझ लें कि मैग्नेटिक फोर्स के पास 3 गुण हैं, एट्रैक्टिव नेचर, रिपल्सिव नेचर और डायरेक्शनल नेचर। जबकि मैग्नेटिक फोर्स के पास इलेक्ट्रिक फोर्स के पास 2 नेचर, इलेक्ट्रिक फोर्स के पास 2 नेचर, एट्रैक्टिव, रिपल्सिव, और मैग्नेटिक फोर्स के पास 3 नेचर, एट्रैक्टिव, रिपल्सिव और डायरेक्शनल। फिर से इलेक्ट्रिक फोर्स के पास 2 नेचर, एट्रैक्टिव, रिपल्सिव, और मैग्नेटिक फोर्स के पास 3 नेचर, एट्रैक्टिव, रिपल्सिव और डायरेक्शनल। इतनी बात है। आगे है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स actually atom is spherical. Atom means all matter are made up of small particles, and these particles are called atoms, and an atom is made up of electrons, protons and neutrons। एटम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। एंड एन एटम इज एग्जैक्टली स्फेरिकल। एटम एक तरह से फुटबॉल की तरह गोल है। एटम का साइज बहुत छोटा है। द साइज ऑफ एन एटम इज वेरी वेरी स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आईज। नंगी आंखों से इसे देखना संभव नहीं है एटम को, लेकिन एटम स्फेरिकल है और एटम बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और समझना है न्यूक्लियर फोर्स, 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। तो बीच में फुटबॉल, जस्ट लाइक ए फुटबॉल, योर एटम इज प्रेजेंट इन द मैटर। एटम ठीक फुटबॉल की तरह है, क्रिकेट बॉल की तरह, आपके क्रिकेट बॉल की तरह, आपके कंचा गोली की तरह। तो ये एटम है। एटम के ठीक बीचों बीच सेंटर पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन सेंटर पर है, और इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा है। इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता, और बीच में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है बीच में। कहाँ बीच में? एटम के सेंट्रल पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। एंड around the central part electrons are moving along circular paths। सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये सेंट्रल पार्ट के बीच में, इसी सेंटर को न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एटम का न्यूक्लियस है, और एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है।
और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर लगा जो फोर्स, दैट फोर्स which is produced inside the nucleus of the atom between two protons or between two neutrons or between a neutron and a proton, that is called nuclear force. Nuclear force. The force which is produced between two protons or between two neutrons or between a proton and a neutron present inside the nucleus of the atom is called the nuclear force. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच अथवा प्रोटॉन के बीच अथवा न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स लगते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इस पे हम लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे, आगे 10th में डिटेल में पढ़ना है इसको, न्यूक्लियर फोर्स 10th में डिटेल में पढ़ना है और 9th में भी इस पर चर्चा करनी है हम लोगों को। 9th में भी डिटेल में ही चर्चा होगी। तो हम लोग 4 प्रकार के फोर्स पढ़े हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में फिर से मैं कहना चाहूँगा कि दैट फोर्स which is produced due to mass in an object is called its gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स मास के कारण पैदा लेता है, जिसके पास मास है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। मोreover, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, सबसे छोटा फोर्स है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज द लॉन्ग रेंज फोर्स, बहुत दूर तक ये काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड gravitational force is only attractive force. But today I am going to talk about force of gravity. Force of gravity. What do you mean by the force of gravity? Force of gravity of a planet. Gravitational force which is produced between a planet and an object present on it is called the force of gravity of the planet. एक प्लैनेट लाइक अर्थ, पृथ्वी और पृथ्वी पर मौजूद ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ।
मंगल ग्रह पे चले जाएं तो मंगल ग्रह और मंगल ग्रह पे जो ऑब्जेक्ट मौजूद है ऑलरेडी पहले से, दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है उसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ मार्स। हम मून की बात करें तो मून और मून पे जो मौजूद है पहले से ऑब्जेक्ट, उसके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा उसको कहेंगे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मून। तो ये प्लैनेट विशेष क्या रहेगा, हम आपको यहाँ दे दिया जाए फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, तब क्या होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। आगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स which is produced between the earth and an object present on it is called the force of gravity of the earth। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ कहलाए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मार्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द जुपिटर। आपके जितने भी प्लैनेट हैं सबों का अपना अपना ग्रेविटी है, अर्थ का भी अपना ग्रेविटी है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचने की क्षमता है, हम उछल कर ऊपर चले जाते हैं फिर नीचे चले आते हैं। क्यों चले आते हैं भाई? एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया वो नीचे चला आया, क्यों चला आया? क्वेश्चन आपका बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ an object which is thrown vertically upwards finally comes to the earth surface। Why? ऐसा क्यों होता है भाई? हम फेंक दी ऊपर गया, ये नीचे चला आया, ऊपर फेंके तो फिर नीचे चला आया, ऐसा क्यों होता? हम उछल जाते हैं धरती पर से ऊपर फिर नीचे चले आते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि धरती के पास भी मास है। योर अर्थ हैज मास एंड दैट बॉडी विच हैज मास दैट हैज ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है और हमारे पास भी मास है, हमारे पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कम है और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। हमारे और पृथ्वी के बीच एट्रैक्शन होगा और एट्रैक्शन के कारण हम जमीन पर रहते हैं। जब छलांग लगाते हैं कुछ ऊपर उठते हैं तो फिर पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है, हम जमीन पे चले आते हैं। तो हम पृथ्वी के सरफेस पर रहने के लिए लाचार हैं। हम पृथ्वी के सरफेस को छोड़ नहीं सकते हैं, कभी नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? कि हमारे पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है मास के कारण और अर्थ के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है मास के कारण। अर्थ का मास ज़्यादा है
तो उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, और मेरा मास कम है तो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, जिसके कारण हमेशा पृथ्वी ही अपनी ओर हमें खींच लेती है। तो हम पृथ्वी के सतह पर रहने के लिए मजबूर हैं। हम पृथ्वी की सतह को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं, और बाहर जा सकते हैं तभी जबकि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा बड़ा फोर्स लगा करके हम ऊपर छलांग लगावें या ऊपर भेजें किसी वस्तु को, तब वो दोबारा धरती पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न है, ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फाइनली कम्स टू द अर्थ सरफेस व्हाई। क्यों आता है, लौट कर क्यों चला आता है, इस पर आप लोग विचार कीजिएगा। ओके, आगे हम आज मास और वेट पर थोड़ा सा चर्चा करूंगा। मास क्या है और वेट क्या है, इस पर विचार करेंगे। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू जी। जी का जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीज ऑफ स्पीड और डिक्रीज ऑफ स्पीड मीन्स चेंज इन स्पीड, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ना या किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड घटना, उसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठेठ भाषा में ऐसे एक डिफिनीशन है, और डिफिनीशन आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का 9th में पढ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला है फोर्स का मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दिस इज ए फोर्स। Now let us come on mass. What is mass? मास क्या, पहले समझ लें हम लोग मास को। आप बाजार जाते हैं, नहीं जाते हैं, सब्जी मंडी नहीं जाते हैं तो मछली खरीदने जाते होंगे, टंगड़ी खरीदने जाते होंगे, चिकन खरीदने जाते होंगे, नहीं। वहाँ जब आप सब्जी लेते हैं तो 2 पलड़ा वाला ऐसे रहता है, ऐसे लटका हुआ, यहाँ एक तराजू होगा, यहाँ एक तराजू पेन रहता है। साधारण तुला कहते हैं उसको, बीम बैलेंस। जो दुकानदार तौलता है, एक पलड़े पे सब्जी रखता है तो दूसरे पलड़े पे बटखारा रख देता है और कंपैरिजन करता है। बटखारा किसे कहते हैं, लोहा का टुकड़ा जो 1 किलोग्राम उस पर लिखा हुआ है, 500 ग्राम लिखा हुआ है लोहा के टुकड़ा पर, 5 किलोग्राम लिखा हुआ है लोहा के टुकड़ा पर। ये सरकार के द्वारा बनाया हुआ है, और सरकार के द्वारा बनाए हुए 1 किलोग्राम वाले लोहा के टुकड़ा से तुलना करता है सब्जी का, बैगन का। टंगड़ी मुर्गा खरीदने जाते हैं तो एक पलड़ा पर टंगड़ी रखेगा, दूसरा पलड़ा पर बटखारा रखेगा और कंपैरिजन करेगा। ऐसे होना चाहिए बैलेंस। ये मांस को हम नाप रहे हैं, सब्जी के मांस को बटखारा से नाप तुलना करेंगे। चीनी, चावल, गेहूं, जो कुछ भी हम खरीद रहे हैं वो मांस खरीद रहे हैं हम। चीनी का मांस हो या चावल का मांस हो, देर हो गया। तो मांस पे हम लोग विचार करते हैं। मास, द क्वांटिटी प्रेजेंट
ए मैटर और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। Mass of a matter is measured by the comparison with a very high object. Verified object that is बटखरा। Verified object से हम तुलना करके मास को निकालते हैं। और मैं SI यूनिट ऑफ मास, the SI unit of mass is kilogram. The other units of mass are gram, ton, मीटर, और यूनिट है मास का मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम मास के यूनिट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास, मास का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पर विचार करें। मास का कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट मास इज द क्वांटिटी ऑफ ए मैटर और एन ऑब्जेक्ट। Mass is measured by using an ordinary beam balance. Third, mass is always पॉजिटिव, इसका माप हमेशा पॉजिटिव होगा। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। Now let us come on weight. What is weight? Weight क्या है? Weight पर भी विचार कर लेंगे। The force of gravity by which the earth attracts an object toward
towards its center is called the weight of the object. वेट का मतलब जिस फोर्स से पृथ्वी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, नेवर खींच रही है, उस फोर्स को कहते हैं वेट। वेट is equal to mass into gravitational acceleration. This is weight. Weight means mg. Weight. SI unit of weight. वेट का SI यूनिट क्या है? The SI unit of weight is kilogram force. kgf किलोग्राम फोर्स SI यूनिट। और यूनिट्स है ग्राम फोर्स, पाउंड फोर्स, तो आपको SI यूनिट दिया। आगे आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेट। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेट? Weight is the force of gravity of the earth by which it attracts the object towards its center. Weight is measured by using a spring balance. Third, weight is positive, negative और zero. Weight is a vector quantity. Now question is produced. Write the differences between mass and weight of the object. ऑब्जेक्ट के मास और वेट के बीच के डिफरेंस को आप लिख सकते हैं। नाउ ये स्प्रिंग बैलेंस, व्हाट इज दिस?
स्प्रिंग बैलेंस क्या है? हो गया। The device which is used to measure the weight of an object is called a spring बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कैसे बनता है ये कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद हम लोग प्रेशर पर बात करेंगे। कल हम रहेंगे आपके साथ, और कल हम प्रेशर पर बात करेंगे। आज खत्म कर रहा हूँ, धन्यवाद।